आ, प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको विदित है, भूगोल की व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हमने भौतिक भूगोल का ये आज 5वां व्याख्यान लेंगे। इससे पूर्व में हमने भूगोल क्या है, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल का विभाजन किस प्रकार से है, उसके बाद में भौतिक भूगोल और इसकी विभिन्न परिभाषाएं तथा इसका शाखांतर विभाजन के बारे में हमने पूर्व देखा था। आज मैं आपके सामने भौतिक भूगोल का व्याख्यान नंबर 5, जिसमें हम ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे। विशेष से आज मेरा जो व्याख्यान है वो व्याख्यान जो ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मांड, जैसा कि आपको स्लाइड से दिखाई दे रहा है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो विस्तृत असीम आकाश है, अंतरिक्ष कहते हैं, यानी दूसरे शब्द में उसे स्पेस कहते हैं। इसी स्पेस में ब्रह्मांड व्याप्त है, यानी कि यूनिवर्स एंड स्पेस ये दोनों कॉन्टेम्प्ररी और एक दूसरे के साथ चलते हैं, परंतु इसमें कई बार विद्यार्थी अपनी भ्रामकता उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मांड के बारे में 1788 में जेम्स हटन ने यह कहा कि नो वेस्टेज ऑफ द बिगनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, यानी कि ब्रह्मांड का कहाँ से आरंभ है, कहाँ से ये समाप्त है, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। अनंत ब्रह्मांड है। प्राचीन भारतीय शास्त्र में भी यही बात हमारे शास्त्रों के द्वारा की गई है कि ब्रह्मांड अनंत है, ना इसका शोर है, ना इसका अंत है, ना आरंभ है। स्टीफन हॉकिंस नाम के प्रमुख खगोलविद विद्वान हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के संदर्भ में एक नवीन सिद्धांत की रचना की। आज से 3 वर्ष पूर्व अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए हॉकिंस ने बताया कि ब्रह्मांड एक यूनिवर्स नहीं है, यानी कि एक प्रकार का व्याप्त संसार नहीं है, ये मल्टीवर्स है, यानी कि बहु ब्रह्मांडीय संरचना है पूरा खगोलीय साम्राज्य। तो उन्होंने अपने पत्र टेमिंग द मल्टीवर्स थ्योरी उन्होंने जो दिया, जो बिग बैंग को संशोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान में एक ही ब्रह्मांड के बारे में बात नहीं करना है, हमें पूरे संसार में, पूरे यानी कि खगोलीय जगत में मल्टीवर्स यानी कि बहु ब्रह्मांड संकल्पना का स्वरूप है। इसको हम एक हॉलीवुड की बड़ी फेमस मूवी है इंटरस्टेलर पाथ, यानी कि एक खगोलीय संसार से दूसरे खगोलीय संसार में मानव की यात्रा का वर्णन दे रखा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ब्रह्मांड की विराटता और व्यापकता का मनुष्य के लिए अभी आंकलन करना बहुत कठिन है, जटिल है, परंतु मनुष्य निरंतर इस दिशा में अपने तकनीकी व वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर निरंतर ज्ञान को अर्जित कर रहा है। अभी विद्वानों ने यह भी पता लगाया कि जैसे बिग बैंग से एक महाविस्फोट से हमारे ब्रह्मांड का लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुआ, उस उत्पत्ति के आने के पश्चात इस ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। परंतु साथ यह भी कहा कि इस खगोलीय संसार की मृत्यु भी हीट डेथ नामक एक प्रक्रिया के द्वारा होगी। आज से 10 से 20 अरब वर्ष बाद हमारे पूरे ब्रह्मांड की मृत्यु एक हीट डेथ नामक टर्म्स के द्वारा की जाएगी। इसमें एक विशालकाय आकाश गंगा जो ब्लैक होल के अंदर में धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, और ब्लैक होल क्रमशः अपने आसपास की आकाश गंगाओं को खाते जाएगा, और खाने के कारण से अपना आकार तथा आकार को प्रचंड विशाल कर लेगा और सभी खगोलीय पिंडों को वो खा जाएगा, और एक विशाल खगोलीय पिंड की शून्य में रचना होगी, और उसके साथ से सारा ब्रह्मांड ये संसार समाप्त हो जाएगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो अपने आप में विराट है। पूरे खगोलीय जो पिंड हैं
वो 3 सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी गुरुत्व का जो सिद्धांत है, यानी कि सभी खगोलीय पिंडों में एक आकर्षण शक्ति पाई जाती है, उसके कारण से उनकी कक्षाएं तथा परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों कक्षाओं का निर्धारण होता है। जैसे सूर्य के द्वारा हमारे सारे खगोलीय पिंड यानी कि हमारे सभी ग्रह उपग्रह उसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो उसके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन में। जड़त्व का सिद्धांत में ये है कि आरंभ में किसी भी पिंड की गति अगर खगोलीय क्षेत्र में हो गई या खगोलीय ब्रह्मांड में हो गई तो वो गति उसकी निरंतर वही रहती है, उसी से वो गति करता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब केंद्रीय बल के अंतर्गत सभी पिंड अपने केंद्र से दूर की ओर जाते हैं और दूर जाते रहने के कारण से ये इस प्रकार से निश्चित मार्ग पे परिक्रमा करते हैं। अगर हम इसको ही देखें कि अगर इन जो कॉस्मोस जो शब्द है, कॉस्मोस शब्द जो है वो एक खगोलीय पिंडों की संयुक्त प्रणाली को हम कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस मुख्यतः एक केओस का विपरीत शब्द है। केओस का मतलब होता है, आपका कहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की विरक्ति तथा विखंडित साम्राज्य। तो केओस है अव्यवस्थित व्यवस्था और कॉस्मोस है उसका विपरीत शब्द यानी कि एक व्यवस्थित साम्राज्य। इस आधार पर जो इसका नाम हमने कॉस्मोस भी कह रखा है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ये सभी कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड है, उनकी दूरियां बहुत ज़्यादा है, हम उसे किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते हैं। तो इसके आधार पर मनुष्य ने प्रकाश वर्ष नामक एक व्यवस्था का आरंभ किया। प्रकाश, जैसा कि आपको पता है कि औसत रूप से प्रति सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर की गति से सफ़र तय करता है और एक पृथ्वी के वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। हमारी जो पृथ्वी से जो प्रकाश वर्ष जो यानी कि 1 साल के अंतर्गत में 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसे 9 ट्रिलियन किलोमीटर भी हम कह सकते हैं। तो इस आधार पर खगोलीय पिंडों की इतनी दूरियां हैं जिनको हम प्रकाश वर्ष के द्वारा ही उपयोग में लाते हैं। वर्तमान में जैसा कि मानव का ज्ञान अंतरिक्ष के संदर्भ में विस्तृत होता जा रहा है, उस संदर्भों में हमने एक पारसेक नामक एक और दूरी नापने का एक और रचना की है जिसे हम पारसेक कहते हैं। एक पारसेक वर्ष में 3.3 प्रकाश वर्ष की दूरी तय होती है, तो उसे हम एक पारसेक कहते हैं। तो इस आधार पर जो और ज़्यादा हमारे खगोलीय पिंड है उनकी दूरी की गणना करने के लिए अब आज वर्तमान समय में पारसेक का भी उपयोग किया जाता है। अगर हम इस दूरी को हम समझने की कोशिश करें कि सन जो हमारा सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, लगभग पृथ्वी से जो सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। इस दूरी में हमारे यहाँ पर जो सन जो है वो हमारा 93 मिलियन माइल्स हमारी पृथ्वी से दूर है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सूर्य पे हमारा जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट के अंदर में हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के सबसे जो क्लोजेस्ट स्टार है वो लगभग आपका कहना चाहिए कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक एक तारा है जो हमारे यहाँ पर लगभग 4.2 लाइट ईयर दूरी पर है, यानी 422 प्रकाश वर्ष के ऊपर फैला हुआ है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि खगोलीय पिंडों के अंतर्गत दूरियों की असीमित
दूरियां हैं जिनको नापने के लिए हमने प्रकाश वर्ष को यूज़ कर रखा है। अगर खगोलीय पिंडों के बारे में यानी ब्रह्मांड के बारे में हम देख रहे हैं, तो खगोलीय पिंडों को भी अगर हम देखेंगे तो उनका आकार है यानी साइज है वो भीषण तरीके से बहुत व्यापक है। सन जो है, हमारा सूर्य जो है, हमारी पृथ्वी से 1.3 लाख गुना बड़ा है। और यह जो तारा है, सूर्य जो है, वो हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत एक मध्यम आकार के तारे के अंतर्गत आता है, श्रेणी में आता है। इससे भीषण विशालकाय तारे भी हमारे स्वयं की मिल्की वे में यानी कि आकाशगंगा में हमारे यहाँ मौजूद है, जो लगभग 100 गुना से ज़्यादा सूर्य से बड़े हैं। जैसे बीटल गेन जो है 1000 गुना ज़्यादा सूर्य से बड़ा है। सन मुख्यतः यानी सूर्य जो है वो एक येलो स्टार है, बिकॉज इट इज़ एमिटिंग ऑल कलर फोटोन्स ऑफ लाइट एट द सेम साइज, but yellow photons are more than the rest photons. Therefore, it is a yellow star. Rest of the star are the red stars because they are emitting the red photons in a more way. That's why this is known as the yellow star. इस प्रकार से हमारे आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ऐरावत कहते हैं, उस ऐरावत पथ कहते हैं, उसमें 9 प्रमुख तारे हैं जो सूर्य से बड़े हैं, जो क्रमशः सिरिस है, पोलक्स है, ऑर्थोरस है, एल्ड्रियन है। इस तरह से इन तारों की संख्या है जो सूर्य से कई गुना बड़े हैं। इसके बाद में अगर हम ये बताएं कि ब्रह्मांड, अगर इस पूरे ब्रह्मांड, इस संरचना को अगर हम देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत 100 बिलियन से ज़्यादा है आकाशगंगा, जिन्हें गैलेक्सीज कहेंगे हम। तो आकाशगंगा यानी कि पूरा जो हमारा एक ब्रह्मांड है, और स्टीफन के संदर्भ में हम देखेंगे तो मल्टी ब्रह्मांड है, यानी कि बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो एक ही ब्रह्मांड में 100 बिलियन आकाशगंगा है। इसकी विराटता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक आकाशगंगा में औसत रूप से 100 बिलियन तारे यानी स्टार्स हैं। उन तारों के सौर परिवार होंगे, उन तारों के आपके कहना चाहिए कि ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, कई धूमकेतु होंगे, कई खगोलीय पिंड उसके अंतर्गत होंगे। तो हमारी जो आकाशगंगा है, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं, या ऐरावत पथ का भी नाम इसका नाम दे रखा है। तो हमारी मिल्की वे में ही मिलियन सोलर सिस्टम है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ब्रह्मांड की विराटता का कि हमारी आकाशगंगा के अंतर्गत में ही मिलियन सौर मंडल हैं। और एक सौर मंडल में, जैसा हमारा सौर मंडल है, उसमें सूर्य सहित हम 8 ग्रह, एक हमारा डॉ प्लैनेट, मिलाकर कई अन्य खगोलीय पिंड इसके अंतर्गत विस्तृत है। ब्रह्मांड के संदर्भ में निरंतर अनुसंधान जारी है, और इसी की दृष्टि से हमने मिलेनियम सिमुलेशन एक एक्सपीडिशन स्टार्ट किया। उसके द्वारा हमारे को विभिन्न प्रकार के तथ्यों की जानकारी हुई। उन तथ्यों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जो तथ्य नए हमारे को प्राप्त हुए, उसको मैं संक्षिप्त रूप से आपको यहाँ सामने रखता हूँ। हमारा, जैसे कि आपको विदित है कि पूरा ब्रह्मांड 14 बिलियन वर्ष यानी 14 अरब वर्ष पुराना है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, एक महाविस्फोट के द्वारा हुई। और ये सारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों की संरचना और उसके आधार पर इसका हम देखें कंपोजिशन, केवल 5% में, केवल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल 5% सारे स्टार्स, सारी आकाशगंगाएं, सभी ब्लैक होल, सभी क्वासार, सभी कॉमेट, सभी धूल, सभी प्लैनेट, उपग्रह, सब मिला के टोटल ब्रह्मांड का मात्र 5% है। 25% शेष में से, मतलब शेष का 25% यानी 100 का 25% वह ऊर्जा है जो ठंडी होकर कोल्ड डार्क एनर्जी के रूप में या पदार्थ में बदल गई है। ठंडी हो गई है, उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, वो
विभिन्न ऊर्जा के मतलब ठंडी ऊर्जा के रूप में अपने जगह पे वो एकत्रित है। हो सकता है उसके अंदर संघनन की प्रक्रिया चल के या उनका एकत्रीकरण चल रहा, खगोलीय पिंडों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। परंतु आश्चर्यजनक से यह हमारे इस मिलीनियम सिमुलेशन अभियान के साथ ही हमारे सामने आई कि 70% जो ब्रह्मांड है वो डार्क एनर्जी के द्वारा व्याप्त है। यानी कि रिमेनिंग 5% में सारे खगोलीय पिंड, 25% में जो बिग बैंग के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो ठंडी हो गई, बाकी का रिमेनिंग 70% डार्क एनर्जी का है। और उससे बड़ी बात, ये जो डार्क एनर्जी है एंटी ग्रेविटी का काम कर रही है, यानी कि प्रति गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कार्य कर रही है। इसके कारण से सभी खगोलीय पिंड एक दूसरे से निरंतर दूरी पर भाग रहे हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एंटायर यूनिवर्स ब्रह्मांड एक क्यूब क्रिएशन है। एक क्यूब है, वो क्यूब में निरंतर फैलाव और विस्तार हो रहा है। संक्षेप में ब्रह्मांड की विशालता और इसका जो परिमाण है वो एक अपने आप में मनुष्य के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है। और नित्य नई जानकारी मनुष्य अपने वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और परीक्षणों से कर रहा है। और इसी में मैं आज यहीं पे अपना इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। अगला जो टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत तथा उनके सौर मंडल के बारे में मैं बात करूँगा।